आज हम देखते हैं हम लोग का परम आईएएस का बिहार सीरीज में 3rd चैप्टर तक हो गया था। आज है 4था चैप्टर बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिहार में विभिन्न स्थलों से प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु नीचे दिया गया है। मुंगेर और नालंदा से पुराण पसार युग के साक्ष्य खोजे गए हैं। मुंगेर और नालंदा से पुराण पसार युग के साक्ष्य खोजे गए हैं, जबकि मध्य पसार युग के साक्ष्य हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना से मिले हैं। हालांकि ये सभी स्थान अब झारखंड में है, इसलिए अभी उनके बारे में जानकारी नहीं है। पूरा पसार युग का साक्ष्य खोजा गया है मुंगेर और नालंदा से, और मध्य पसार युग के साक्ष्य जहां से खोजे गए हैं वो सब अभी झारखंड में है। नव पसार युग के साक्ष्य चिरांद जो सारण जिला में पड़ता है, वर्तमान के सारण जिला में पड़ता है, और चेचर जो कहाँ पड़ता है, वैशाली जिला में। नव पसार युग का साक्ष्य चिरांद सारण जिला और चेचर वैशाली जिला से मिला है, जबकि पूरा पसार युग कहाँ से मिला है, मुंगेर और नालंदा से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नव पसार काल के बाद ताम्र पसार धातु युग आया। यह वह समय था जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ धातुओं का भी उपयोग करना शुरू किया था। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। पहली धातु तांबा थी, इसलिए इस युग को ताम्र पसार युग भी कहा जाता है। बिहार के गंगा के मैदानों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई ताम्र पसार स्थलों की खोज की गई है, जिनमें निम्नलिखित ताम्र पसार स्थल शामिल हैं। पहला ताम्र पसार स्थल है चिरांद, जो कहाँ है, वर्तमान में सारण में। बिहार का एक जिला है सारण, वहां पे है चिरांद। मुनेर कहाँ है, पटना में। चंपा में मिला है ताम्र पसार स्थल, चंपा है भागलपुर में। चेचर कुतुबपुर, और ये चेचर कुतुबपुर कहाँ स्थित है, वैशाली। ताराडीह कहाँ स्थित है, गया। ताराडीह से भी ताम्र पसार स्थल के अवशेष मिले हैं, वो है गया में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के कैमूर, नवादा और जमुई क्षेत्र से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र खोजे गए हैं। ये चित्र उस समय के लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हैं। चित्रों में नृत्य, शिकार, घूमना आदि जैसे मानवीय गतिविधियों को दर्शाया गया है। सभी प्रागैतिहासिक स्थलों में से चिरांद सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। चिरांद सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जो सारण में है, जिसमें आज तक के अखंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुक्रमों की प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है, तो चिरांद है, और ये पड़ता है वर्तमान सारण में। चिरांद बिहार के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है और गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। चिरांद में उत्खनन से स्तरीकृत नव पसार, ताम्र पसार और लौह युग की बस्तियों का पता चला है, और लगभग 2500 BC से 30 ईस्वी तक मानव विकास निवास पैटर्न में परिवर्तन के बारे में विवरण प्रदान करता है। कहाँ से, तो चिरांद से, जो वर्तमान सारण में है। नेक्स्ट हेडिंग, चिरांद में प्रमुख खोजें। एक बड़ा प्रागैतिहासिक टीला जो नव पसार युग लगभग 2500 से 1345 BC से पाल वंश की अवधि तक अपने निरंतर पुरातात्विक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। चिरांद कब से कब तक, तो नव पसार युग से लेके पाल वंश की अवधि तक का पूरा पुरातात्विक रिकॉर्ड अपने पास रखता है। नेक्स्ट हेडिंग, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी कुल्हाड़ियां। चिरांद में क्या क्या मिला है, तो क्वार्टजाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी कुल्हाड़ियां मिली हैं। धान की भूसी के निशान मिले हैं। तांबे और लोहे के इस्तेमाल के साक्ष्य मिले हैं।
कुषाण काल की 88 सिक्कों का भंडार मिला है। कितने सिक्कों का? तो 88 सिक्कों का भंडार मिला है कुषाण काल का। कहाँ पे? तो चिरांद में। हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चूल्हे और आयताकार आकार के ओवन मिले हैं। पेंडेंट मिला है, कान की बाली, चूड़ियां, डिस्क और कंघी। पेंडेंट गले में एक माला जैसी होती है, पहना जाता है। टेराकोटा मूर्तियां जैसे कि कुबड़ वाले बैल, पक्षी, सांप और मानव महिला मूर्तियां भी मिली हैं। कहाँ से? तो चिरांद से। कछुए और हाथी दांत से बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों का भारत आगमन। आर्यन लगभग 1500 बीसी भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचे। उनकी शुरुआती बस्तियां उत्तर पश्चिम की घाटियों और पंजाब के मैदानों में थीं। हालांकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के दौरान आर्यन पूर्वी भारत और सिंधु गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने लगे। शतपथ ब्राह्मण में बिहार में उनके आगमन और प्रसार का उल्लेख मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आर्यों के भारत आगमन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है हमें। नेक्स्ट हेडिंग है, गया, पुनपुन, राजगीर को शुभ स्थानों के रूप में संदर्भित किया गया है। गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान माना जाता था 1500 बीसी के आसपास, जब आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग, उत्तर वैदिक ग्रंथों में कीकट को एक अशुभ स्थान के रूप में संदर्भित किया गया है। कीकटों को अनार्य या गैर वैदिक लोग कहा जाता था, जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे और नास्तिक थे। जो वैदिक अनुष्ठान पालन नहीं करते थे और नास्तिक थे, उनको क्या कहते थे? तो कीकट। कीकट मतलब जो वेद का पालन नहीं करते हैं, अनार्य लोग हैं, मतलब आर्य से संबंधित नहीं है। कीकटों के नेता को प्रमगंडा कहा जाता था। कीकटों के नेता को क्या कहा जाता था? प्रमगंडा। यह स्पष्ट नहीं है कि कीकट ऋग्वैदिक काल के दौरान बिहार में पहले से मौजूद थे या वे बाद में कहाँ चले गए। अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है कि कीकट ऋग्वैदिक काल के बाद बिहार में पहले से थे या वो भी बाद में कहाँ चले गए, मतलब यहाँ से उनकी पलायन हो गई या फिर क्या हुआ उनके साथ, नहीं पता लगा है। नेक्स्ट, बिहार में महाजनपद। छठी शताब्दी बीसी की शुरुआत में उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में स्वतंत्र राज्य थे। उनमें से कुछ में राजशाही शासन व्यवस्था थी, जबकि अन्य गणराज्य थे। वे आधुनिक अफगानिस्तान से बंगाल तक और मध्य भारत में महाराष्ट्र से सिंधु गंगा के मैदानों में फैले हुए थे। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में से 3 कहाँ थे? मगध में थे। मगध महाजनपद में कितने थे? 3। अंग और वज्जी बिहार में थे। मगध, अंग और वज्जी बिहार। 16 महाजनपदों में से 3 जो महाजनपद थे वो कहाँ थे? बिहार में, मगध, अंग और वज्जी। नेक्स्ट, अंग साम्राज्य। अंग का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया था। अंग का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया था? अथर्ववेद में किया गया था। यह मगध के उत्तर पूर्व में स्थित था और इसमें वर्तमान समय के खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल थे। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर से मेल खाती है। चंपा का पुराना नाम मालिनी था। चंपा का पुराना नाम क्या था? मालिनी था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रंथ दीघा निकाय के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रंथ दीघा निकाय के अनुसार इस राज्य का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने बनाया था। अंग जो था, जिसकी राजधानी चंपा थी, अभी भागलपुर के आसपास का एरिया है, तो उसका डिजाइन किसने बनाया था? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दीघा निकाय के अनुसार महागोविंद ने बनाया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अंग महाजनपद को चेननपो कहा। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे भारत में,
तो बिहार का दर्शन किए। उन्होंने अंग महाजनपद को क्या कहा था? तो चेननपो। चेननपो किसने कहा? चीनी यात्री वेनसोंग ने। अंग का पहला राजा तितिछु था। अंग का पहला राजा कौन था? तितिछा था। तितिछु। और इसका प्रथम वास्तुकार कौन था? प्रसिद्ध महागोविंद। बिंबिसार ने अंग साम्राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार जो अंग साम्राज्य का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था, उसकी हत्या कर दी और अंग को मगध में मिला लिया। और पहला कौन था वहां का राजा अंग का? तितिछु। नेक्स्ट, वज्जी साम्राज्य। इसमें 8 वंश शामिल थे। वज्जी साम्राज्य में 8 वंश शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण वंश थे लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक। लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक। यह उत्तरी भारत में स्थित था। वज्जी की राजधानी वैशाली में थी। वज्जी की राजधानी वैशाली में थी। संभवतः यह पहला विश्व का बना है जो लोकतंत्र जहां स्थापित था। इसे दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता था। वज्जी जो वैशाली में स्थित है, इसे दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता था। नेक्स्ट है बिहार का 16 महाजनपदों में से तीसरा महाजनपद लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश, लिच्छवी वैजी संघ का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कबीला था। किस संघ का? लिच्छवी। तो वैजी संघ का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कबीला था। यह गंगा के उत्तरी तट पर स्थित था, जो वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में फैला है। लिच्छवी वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और वाजी गणराज्य का मुख्यालय था। वैशाली बौद्ध धर्म का एक क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था और वज्जी गणराज्य का मुख्यालय भी था। वज्जी गणराज्य का मुख्यालय भी था। वैशाली को दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है और इसमें प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित सभा थी। लिच्छवी और उनकी राजधानी वैशाली प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। इसका फर्स्ट टॉप हेडिंग है भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिच्छुओं के आदिवासी संघ के बारे में उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिच्छुओं जो जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी, ये आदिवासी संघ के बारे में उल्लेख किया है कौटिल्य ने भी। भगवान महावीर की माँ त्रिशला लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी कौन? तो भगवान महावीर की माँ त्रिशला। नेक्स्ट हेडिंग है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिसका उल्लेख गुप्त काल के कुमार देवी सिक्कों में मिलता है। नेक्स्ट, आम्रपाली वैशाली की एक प्रसिद्ध नर्तकी और राजसी गणिका थी। राजसी गणिका थी और प्रसिद्ध नर्तकी थी। लिच्छवी 4वीं शताब्दी बीसी तक उत्तरी भारत और नेपाल में प्रभावशाली रहे। बाद में लिच्छवी साम्राज्य पर हर्यक वंश के शासक और मगध के राजा अजातशत्रु ने विजय प्राप्त कर ली। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने क्या किया था? तो यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उन्होंने भी लिच्छवी से। नेक्स्ट है ज्ञात्रिक वंश। भगवान महावीर इसी वंश के थे, ज्ञात्रिक वंश के ही थे भगवान महावीर। और इनकी माता त्रिशला कहाँ से थी? तो लिच्छवी गणराज्य की थी, उनकी बहन थी। उनके पिता इस वंश के मुखिया थे। भगवान महावीर के जो पिता थे वो ज्ञात्रिक वंश के क्या थे? मुखिया थे। नेक्स्ट है विदेह वंश। विदेह वंश रामायण और महाभारत दोनों में विदेह का उल्लेख बिहार के कुछ हिस्सों और नेपाल के दक्षिणी भागों तक फैले होने के रूप में मिलता है। इसका उल्लेख पहली बार यजुर्वेद में मिलता है। पहली बार इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो
यजुर्वेद में मिलता है। इस राज्य की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी। निमि विदेह ने क्या किया था? तो विदेह वंश का इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी इस वंश की शुरुआत, विदेह वंश की। इस राज्य के सभी राजा जनक कहलाते थे। हिंदू देवी सीता विदेह की राजकुमारी और राजा जनक की बेटी थी। हिंदू देवी जो सीता है वो विदेह की राजकुमारी थी और राजा जनक की बेटी थी। और विदेह का स्थापना किसने किया था? इसका तो इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने किए थे। विदेह राज्य की राजधानी जनकपुरी थी। विदेह राज्य की राजधानी कहाँ थी? जनकपुरी थी, जो अब नेपाल का हिस्सा है। और भगवान महावीर उनके पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्री कुल के थे। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य। इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया। मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यह एक मजबूत राज्य था। मगध साम्राज्य एक मजबूत राज्य था जो उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य तक और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी, जो चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, समय के साथ छोटे और कमजोर राज्यों ने या तो मजबूत शासकों के अधीन हो गए या धीरे धीरे समाप्त हो गए। 6ठी शताब्दी बीसी के मध्य तक केवल 4 राज्य अर्थात वत्स, अवंती, कोशल और मगध ही बचे थे। 6ठी शताब्दी बीसी तक केवल 4 राज्य थे, वत्स, अवंती, कोशल और मगध। 16 में से सिर्फ 4 के आसपास बचे थे। कौन कौन? वत्स, अवंती, कोशल और मगध। उपरोक्त सभी राज्यों में से मगध शक्तिशाली और समृद्ध बनकर उभरा। यह उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और इसका इतिहास भारत का इतिहास बन गया। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्य मगध में उभरे और शासन किया। नेक्स्ट, मौर्य से पहले राजवंश, मौर्य पूर्व राजवंश। मौर्य से पहले बृहद्रथ राजवंश के बारे में जानते हैं। बृहद्रथ मगध के सबसे पुराने ज्ञात राजा थे। बृहद्रथ मगध के सबसे पुराने ज्ञात राजा थे। वे चेदी के कुरु राजा वसु के सबसे बड़े पुत्र थे। चेदी के एक राजा थे जिनके सबसे बड़े पुत्र थे कौन? तो बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक। उनका नाम ऋग्वेद में वर्णित है। बृहद्रथ राजवंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध सबसे प्रसिद्ध राजा थे। बृहद्रथ के जो पुत्र हुए हैं जरासंध, वह बहुत सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये नीति बिंबिसार ने भी आगे चल के अपनाया। जैसे कौशल, वे इतिहास के पहले शासक भी थे जिन्होंने अस्थायी गिरिव्रज राजगीर का निर्माण किया। अस्थायी गिरिव्रज राजगीर का निर्माण किसने किया? तो इन्होंने किया था बृहद्रथ राजवंश के सबसे फेमस राजा जरासंध ने, जो जरासंध की अधीन राजधानी थी। मगध में बृहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ने शासन किया। बृहद्रथ के बाद मगध में किस शासक का हुआ वंश का शासन? तो प्रद्योत वंश। नेक्स्ट, हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश जिनके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी मिलती है, ये हैं 544 बीसी से 492 बीसी तक इनका शासन चला। महाजनपद काल के बाद मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। जरासंध जो बृहद्रथ का वंशज था, जरासंध किसका वंशज था? बृहद्रथ वंश का, और सबसे फेमस भी था। इन्होंने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की। उनका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में भी मिलता है और जरासंध ने राजगृह का भी स्थापना किया। नेक्स्ट देखते हैं हम मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का 684 बीसी से 320 बीसी के समय को मगध साम्राज्य का शासनकाल माना जाता है। 684 से 320 बीसी। इसमें कालानुक्रमिक रूप से 3 राजवंशों का शासन शामिल है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश
उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया था। मगध में पहला महत्वपूर्ण राजवंश जो हुआ है हर्यक वंश हुआ है। यह 544 से शुरू हुआ और 413 बीसी तक चला। 544 से शुरू हुआ और 413 बीसी तक चला था हर्यक वंश। बिंबिसार बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उनके नेतृत्व में मगध प्रसिद्ध में आया। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों में शासन किया। 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया। वह राजा भट्टिया का पुत्र था। बिंबिसार किसका पुत्र था? राजा भट्टिया का पुत्र था। वह महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। उसकी राजधानी गिरिवज राजगिरी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और राजगिरी गिरिवज की स्थापना जरासंध ने किया था जो कि बृहद्रथ वंश का सबसे फेमस राजा था, जिसने इसे रणनीतिक लाभ दिया और राजगिरी को अभेद्य बना दिया। बिंबिसार ने राजगिरी को अभेद्य बना दिया और राजगिरी कितनी पहाड़ियों से गिराए? 5 पहाड़ियों से गिराए। नेक्स्ट, जो बिंबिसार था उनको श्रेणिया के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा था। अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है, उसने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले वैवाहिक गठबंधनों का उपयोग करने की प्रथा शुरू की थी। किसने? तो बिंबिसार ने। और ये बृहद्रथ ने भी किया था। बिंबिसार की 3 पत्नियां थीं। बिंबिसार की कितनी पत्नियां थीं? 3। पहली पत्नी थी उनकी कौशल देवी। वह कौशल के राजा की बेटी और प्रसेनजीत की बहन थी। इसे वैवाहिक गठबंधन में उन्हें दहेज में काशी गांव मिला। नेक्स्ट, उनकी पत्नी चलन्ना। वह वैशाली के लिच्छवी प्रमुख की बेटी थी। उनके बेटे अजातशत्रु बाद में हर्यक राजवंश के अगले राजा बने थे। लिच्छवी गणराज्य की जो थी चलन्ना, उन्हीं के बेटे थे अजातशत्रु जो बाद में हर्यक राजवंश के अगले राजा बने थे। नेक्स्ट, उनकी पत्नी है क्षेमा। वह पंजाब के मद्र के राजा की बेटी थी। क्षेमा पंजाब के मद्र राजा की बेटी थी। उनकी अवंती राजा बिंबिसार की अवंती राजा प्रदोत के साथ प्रतिद्वंद्विता थी। हालांकि बाद में वे दोस्त बन गए जब बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा और प्रदोत को पीलिया हो गया था। उनका सफलतापूर्वक इलाज किया तो फिर अवंती के राजा प्रदोत और बिंबिसार में दोस्ती हो गया। नेक्स्ट, अजातशत्रु वह बिंबिसार और चलन्ना का पुत्र था। बिंबिसार और जो लिच्छवी गणराज्य की थी बेटी थी उनका पुत्र था चलन्ना का। उसने अपने पिता की हत्या की और शासक बन गया। उसने अपने पिता की तरह कूटनीति और वैवाहिक गठबंधन की नीति के बजाय रक्त और युद्ध की आक्रामक नीतियों का पालन किया। उसने कौशल के खिलाफ युद्ध छेड़े और उन्हें हरा दिया। उसने वैशाली के खिलाफ भी युद्ध छोड़ा। अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा जहां से उनकी मां थी, जबकि उसकी मां लिच्छवी राजकुमारी थी। उसके बावजूद उसने वैशाली से युद्ध छोड़ा था। वैशाली को पूरी तरह से नष्ट करने और उसे अपने साम्राज्य में मिलाने में उससे 16 साल लग गए थे। नेक्स्ट, उसने पहली बार युद्ध इंजन का इस्तेमाल गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया। गुलेल की तरह पत्थर फेंकने का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? अजातशत्रु ने किया। उसके पास रथ भी थे जिन पर घातक हथियार लगे हुए थे जिससे सामूहिक हत्याएं की जा सकती थी। उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया अजातशत्रु ने। उसने 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद राजगिरी में पहली बौद्ध परिषद बुलाई। 483 बीसी में राजगीर में पहली बौद्ध संगति किसने कराई? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है हर्यक वंश के शासक उदयन, जिन्होंने शासन किया 460 से 444 बीसी। उदयन ने 460 से 444 बीसी तक शासन किया। देखते हैं उदयन के बारे में। वह अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। वह अंतिम प्रमुख हर्यक शासक था। हालांकि अंतिम शासक नहीं था, लेकिन फेमस जो अंतिम हर्यक शासक हुआ है वो सिर्फ उदयन ही था।
उसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र पटना हस्तांतरित किया। राजगिरी से पाटलिपुत्र पटना हस्तांतरित राजधानी किसने किया? उदयन। और उन्होंने ही पाटलिपुत्र पटना का निर्माण किया। अपने शासनकाल के दौरान उसने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदियों के संगम पर किला बनवाया। गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया। उसके बाद 3 राजा हुए। उदयन के बाद हर्यक वंश में 3 अन्य राजा हुए, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। और नागदशक सबसे अंतिम राजा हुआ। नागदशक हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था। ऐसा कहा जाता है कि शिशुनाग ने नागदशक को पराजित किया था। शिशुनाग ने नागदशक को पराजित किया और अपना नया राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया, जिसे शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट शिशुनाग वंश हम लोग देखेंगे अब अन्य वीडियो में। शिशुनाग मौर्य सब। चलिए खत्म करते हैं।